हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ आप एक कमेंट भी ज़रूर करो कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर अगर आपको कोई और भी चीज़ें समझनी है उसके लिए भी एक छोटा मोटा मैं टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। आगे चलते बेटा, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 वाटर का हमने कर लिया है, टाइड्स पढ़ लिया, सॉरी, हमने वेव्स पढ़ लिए बेटा। अब हम पढ़ेंगे टाइड्स। तो टाइड्स जो है, आपको पहले मैं एक छोटा सा एक चीज बताता हूं। जैसे कि ये देखो, ये है अर्थ, ये है अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ आपको मालूम है कि पानी है। अर्थ पर लगभग हर ऐसे अर्थ को पानी ने घेर रखा, कहीं कहीं लैंड है, ज्यादातर जगह पर पानी है। और अर्थ के चारों तरफ जो है ये पानी है। क्या है ये? पानी। और मान लो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मून है। क्या है? मून है। तो मून क्या होता है? इस पानी को अपनी तरफ खींचने के प्रयास करता है, क्योंकि मून के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, हालांकि अर्थ के पास भी है। तो मून पे कुछ इम्पैक्ट होता होगा, वहां पे कोई रहता थोड़ी ना जो बताएगा। तो अर्थ का जो पानी है वो बेटा ऐसे खींचने लग जाता है, ऐसे और ऐसे खींचने लग जाता है बेटा। तो पानी जो है इस तरीके से आगे खींचेगा, तो इसी चीज को कहते हैं टाइड। अच्छा देखो, इस चीज को बैलेंस करने के लिए इधर वाला भी पानी ऊपर उठता है। तो इससे आप क्या सीख रहे हो कि एक ही टाइम पर अर्थ के दो जगह पर टाइड्स बनते हैं। अगर बेटा पीछे वाला अगर इधर नहीं खींचेगा ना, तो डिसबैलेंस हो जाएगा अर्थ, और अर्थ की पोजीशन हिल जाएगी, जो कि होता नहीं। इसका मतलब ये चीज होती है। तो टाइड होता क्या है? सबसे पहली बार टाइड किसकी वजह से हुआ? तो मून की वजह से, मेन चीज। बाकी सन का भी इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन मेन कौन है? मून है। मेन क्या है? मून। अब देखो बेटा, टाइड होता है क्या, इसके लिए डेफिनेशन आप मार्क करिए। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। दो बार, माने कि जब मून बेटा यहाँ पर, मून जब इधर आ जाएगा तो इधर वाला खींचेगा, तो ये मतलब एक समय पर दो जगह, तो ट्वाइस इसलिए लिख रहे हैं। आगे देखो बेटा, हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। हाई टाइड किसको कहते हैं? जब टाइड की लेंथ हाईएस्ट लेवल तक रीच कर जाए। टाइड की जो हाइट है अगर वो हाईएस्ट हो जाएगा उसको हाई टाइड कहेंगे। इट इज द लो टाइड व्हेन, लो टाइड किसको कहेंगे? जब वाटर फॉल्स टू लोवेस्ट लेवल, वाटर फॉल्स टू लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड फ्रॉम द शोर। तो जो लो टाइड का मतलब वाटर नीचे जाएगा और पानी कोस्ट लाइन से या शोर से अंदर की तरफ खींचेंगे। पानी मतलब कोस्ट से दूर जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे बेटा देखो, दो केस दिए हुए हैं, आप भी इस चीज को समझो। जो सन और मून, अगर सन और मून में बेटा, ये देखो ये सन है और ये मून है। सन और मून में अगर राइट एंगल बने, सन और मून में अगर राइट एंगल बने, सन और मून में अगर राइट एंगल बने, तो ये थोड़े से वीक टाइड होते हैं। ये कौन से टाइड होते हैं? वीक टाइड होते हैं। और ये इसको नीप टाइड बोला जाता है। नीप, वीक, नीप, वीक, देखो मैच भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर सन और मून की जो पोजीशन है परपेंडिकुलर अगर होगा, तो ऐसे केस में जो टाइड बनेगा उसको नीप टाइड कहेंगे। और अगर ये सेम लाइन में हो, जैसे कि ये सन हो गया और ये मून हो गया, सेम लाइन में बेटा, जैसे कि ये देखो, दो केस हो सकते हैं, या दोनों अर्थ के एक ही साइड हो, या एक अर्थ के एक तरफ और दूसरा एक तरफ। तो ये थोड़े से मजबूत टाइड होते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइड होते हैं। इसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड कहते हैं। बेटा ये तो आपको मैंने समझा दिया। 90 डिग्री बने तो नीप टाइड बोलना है, और अगर 180 डिग्री मतलब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में हो तो आपको बोलना है स्प्रिंग टाइड, ठीक है। चलो जरा एनसीईआरटी क्या कहते हैं, और जो आपको लिखने के लिए वो मार्क करवा देता हूं मैं। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि टाइड बनते ही क्यों है। तो ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पहला पॉइंट। द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल। वही वाली चीज है, जैसे कि ये हो गया अर्थ, और जो मून के जो पास में होगा वो पानी ऊपर उठ जाएगा,
और जो मून के जो दूर में होगा वो पानी नीचे दब जाएगा। गेट्स पुल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशन एंड कॉज हाई टाइड। तो हाई टाइड का बेटा अगर पूछेंगे, दूसरा हाई टाइड की डेफिनेशन ये हो गई कि मून के जो पास वाला जो हिस्सा है पानी का वो ऊपर उठ जाएगा, इसकी वजह से जो टाइड बनता है उसको हम हाई टाइड कहते हैं। दूसरा, हाई टाइड बनता कब है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, हाई टाइड ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून। हाई टाइड कब बनता है, ड्यूरिंग द फुल मून और न्यू मून। द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड आर हाईएस्ट, और उसी को हाई टाइड कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यू मून और फुल मून, या तो मून है ही नहीं या फिर फुल मून है, तो इन दोनों दिनों में दोनों दिन जो है हाई टाइड बनता है, क्योंकि जो सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में होता है बेटा। These टाइड आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, और इसको क्या कहते हैं हम, स्प्रिंग टाइड। हाई टाइड को ही स्प्रिंग टाइड कहते हैं। तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। चौथा पॉइंट देखो, when the moon is in the first and the last quarter, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में the ocean water get drawn in diagonally opposite direction, the gravitational pull of the sun and the moon resulting in the low tide। तो ये चीज है डायग्राम की मदद से, तो मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब ये है कि जो अपोजिट डायरेक्शन कह लो या 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री तो वैसे कुछ होता नहीं, तो अपोजिट डायरेक्शन जो यहाँ पर है उसको लर्न कर लेना, और इसी को हम नीप टाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि हाई टाइड कब होता है, तो न्यू मून और फुल मून डे के दिन, और जो नीप टाइड है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन। अब यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हाई टाइड जो होता है, ये पांचवा पॉइंट, हाई टाइड जो है वो नेविगेशन में हेल्प करता है। दे रेज द वाटर, वाटर ऊपर उठेगा, उसकी वजह से शिप आगे ट्रेवल करने में मदद होती है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, कभी कभी शिप को डॉक यार्ड में लगाने के लिए भी कहीं कहीं पर पानी ना कम होता है, तो शिप शोर तक पहुंचने में दिक्कत होती है, तो जब हाई टाइड होती है तो शिप जो है शोर तक पहुंच जाता है। They raise the water level close to the shore. This help the ships to arrive at the harbor। देखो लिख रहा है, this help the ship to arrive at the harbor more easily। High tide also help in fishing। High tide जो देखो छठा, हाई टाइड फिशिंग में हेल्प करेगा। Many more fish come closer। हाई टाइड की वजह से टाइड जो है मछलियों को तटों पे फेंक देता है, कोस्ट पे फेंक देता है, ठीक है, डीप ओशियन में से लाके, तो फिशिंग में मदद हो जाती है। दिस एनेबल फिशरमैन टू गेट कैच द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी मदद बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, और इसी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आखिरी टॉपिक हम इस चैप्टर का शुरू कर रहे हैं अपना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओशियन करंट बेटा, ये टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको अच्छे से समझना कि यार वाटर मूव कैसे करता है। तो एक तो हमने जब वेव पढ़ा था, तो वेव में ये बताया कि जो पानी जो है हवा से रगड़ खाती है, और इससे क्या होता है कि ऊपर सरफेस वाटर आगे बढ़ती है, और उसकी वजह से वेव्स बनते हैं। वेव्स बनते हैं तो हमें वेव्स देखने को मिलता है। लेकिन इतना बड़ा ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, इतना सारा पानी कैसे मूव करता है, तो उसमें थोड़ा बहुत साइंस भी है और थोड़ी बहुत नॉर्मल फेनोमेना भी है। जैसे ये देखो, एक्टिविटी क्या कहता है, फिल 3/4 ऑफ द बकेट विद द टैप वाटर। ठीक है, भर दिया। हीट द वाटर बाय पुटिंग इमर्स्ड रॉड ऑन द साइड ऑफ द बकेट। On the other side, introduce an ice tray just removed from the freezer. Add a drop of red ink to observe the path of current। तो बेटा देखो, एक चीज है यहाँ पर, क्या है कि जो एक्टिविटी में क्या कह रहा है, मान लो कि ये आपने बकेट लिया, और बकेट के एक तरफ तो आपने कर दिया बेटा, मान लो कि पहले पानी में भर देता हूँ, ये कर दिया, तो एक कोने में तो हमने कर दिया भाई इसको गरम, इसको क्या कर दिया, गरम, है ना, गरम पानी डाला इसमें एक कोने पे। ठीक है, बहुत गरम पानी नहीं डाला, मतलब एक हॉट आयरन रॉड। हीट द वाटर बाय पुटिंग एन इमर्स्ड रॉड ऑन द, एक साइड से हमने आयरन रॉड और उसको हीट कर दिया, मतलब इधर का पानी कर दिया गरम,
और एक तरफ का पानी कर दिया ठंडा, इधर का पानी ठंडा कर दिया, यहाँ पे बर्फ डाला, तो आप ये देखोगे जो पानी जो है ये गर्म वाली साइड से ठंडी वाली साइड में मूव करना चालू कर देता है। तो पानी का फ्लो जहाँ पे पानी गर्म है वहां से पानी जहाँ पे ठंडा है उधर की तरफ मूव करता है। तो एक चीज देखो, जो मान लो जैसे ये अर्थ है, और अर्थ है तो बेटा ये है इक्वेटर। 0 डिग्री को क्या कहते हैं? 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर। तो बच्चों देखो, इक्वेटर जो होता है ये थोड़ी गर्म जगह है। इक्वेटर क्या है? गर्म जगह। इसी को डोल्ड्रम भी कहते हैं, हमने बात करी थी पिछले चैप्टर में, इसी को डोल्ड्रम कहते हैं। तो ये तो एयर की वजह, एयर वाली चीज है। अब वैसे देखो यहाँ वाला हिस्सा ना गर्म होता है, गर्म होता है तो यहाँ का पानी भी गर्म होगा। और देखो ऊपर में इधर और यहाँ पर ये क्या है? पोल है। ये क्या है? पोल। अब पोल कैसे होते हैं? पोल होते हैं ठंडे। तो इसलिए क्या होता है कि यूजुअली ये देखा जाता है कि जो पानी जो है वो इक्वेटर वाले हिस्से से वो पोल की तरफ जाते हैं। इक्वेटर वाले हिस्से से पानी किधर की तरफ जाता है? पोल की तरफ मूव करता है। अब ये इतना आसान नहीं, लेकिन आप एक मोटा मोटा समझो। इक्वेटर पे जो सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो इक्वेटर पे जो पानी है वो गर्म होता है, और पानी गर्म होने की वजह से जो पोल की तरफ जाता है, क्योंकि पोल पर पानी ठंडा है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। अच्छा ध्यान से देखो। अच्छा एक और चीज समझो, जो करंट है दो टाइप की होती है। एक होती है कोल्ड करंट, एक होती है कोल्ड करंट, एक होती है हॉट करंट या वार्म करंट। वार्म करंट या फिर हॉट करंट। जो कोल्ड करंट है और वार्म करंट है, देखो जो कोल्ड करंट है वो यहां से नीचे की तरफ उतरेगी। कोल्ड करंट है ना, पोल से कोल्ड करंट हो गया। तो कोल्ड करंट का डायरेक्शन पोल से इक्वेटर की तरफ, और हॉट करंट का डायरेक्शन इक्वेटर से पोल की तरफ। तो इस तरीके से करंट ट्रैवल करती है। आगे हम चीजें जरा देखते हैं। ये आप बहुत ध्यान से देखो, ये सारा कंसेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम पूरा डायग्राम देखेंगे, मैप भी देखेंगे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो जरा पहले थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह की तरफ देखते हैं बेटा। नोट्स बनाने भी बहुत जरूरी है, बिना नोट्स के कैसे काम चलेगा? ठीक है, ओके। ओशियन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन द डेफिनेट डायरेक्शन। तो ये आ गया बेटा डेफिनेशन। ये स्ट्रीम ऑफ वाटर होते हैं जो कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ऑन द ओशियन सरफेस। द ओशियन करंट में बी वार्म और कोल्ड। दो तरीके के होते हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट। जनरली द वार्म करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल। और जो कोल्ड करंट होता है कैरी द वाटर फ्रॉम द पोलर या फिर हायर लैटिट्यूड टू द ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। मतलब वो पोल से इक्वेटर की तरफ। बात समझ में आई बेटा? अरे यार ये देखो यार, वार्म करंट जो है ये इक्वेटर से पोल की तरफ, और जो कोल्ड करंट पोल से इक्वेटर की तरफ, यही तो है। नेक्स्ट देखो। अच्छा कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखे? एग्जाम्पल चलो बाद में देखते हैं, पहले और पढ़ लेते हैं। ओशियन करंट क्या क्या करता है? पहली बात, ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन। जहां बेटा कोल्ड करंट चलेगी ना वहां टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा। कोल्ड करंट जहां पे रहेगा वहां टेम्परेचर कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। और टेम्परेचर अगर ठंडा रहेगा, ये देखो यहाँ पर, यहाँ देखो दूसरा कोल्ड करंट है, टेम्परेचर डाउन या टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम तो ठंडी जगह। तीसरा टेम्परेचर ठंडा तो ड्राई प्लेस कैसा रहेगा? ड्राई, वहां पे बारिश भी कम होगी। यहाँ पर देखो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा रहेगा जहाँ पे वार्म करंट है, टेम्परेचर ज्यादा। तीसरा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बेटा यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट होगा, बारिश वारिश बढ़िया होगी वहाँ पर, जंगल बढ़िया, जंगल वंगल होंगे, बहुत सारी चीजें होती है। और वहाँ पे वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो पहला, ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ कंडीशन ऑफ द एरिया। दूसरी बात, वार्म करंट क्या होगा? ब्रिंग अबाउट द वार्म टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा ओवर द लैंड सरफेस। तीसरा बात, द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट। हाँ ये जरा समझो,
जैसे कि ये वाला जो एरिया मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये वाला हिस्सा, ये वो हिस्सा है जहां पर वार्म और कोल्ड करंट मीट कर रहे हैं। तो ऐसी जगह जहां पर वार्म और कोल्ड करंट मीट करे, वो फिशिंग के लिए सबसे बढ़िया जगह होती है बच्चे। वहां पर ज्यादा से ज्यादा फिश पाई जाएंगी, क्योंकि वो नरम पानी हो गया एकदम। एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। मछली पालन के लिए अब मछली वहां पे सबसे ज्यादा मिलती है, तो इसलिए दुनिया में जहां पर कोल्ड और हॉट करंट मिलते हैं, वहां पर मछलियां सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे बेटा यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पे, सीज अराउंड द जापान। अभी अभी मैं ना ये चीज आपको मैप पे बताऊंगा, पहले बस मैं पढ़ा रहा हूँ। सीज अराउंड द जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। ये आपको याद रखना है, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है ये, फिशिंग मछली के लिए बहुत फेमस है। द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस, जहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों करंट मीट करते हैं, वहां पर जो फॉगी वेदर होता है, फॉगी वेदर। अब वेदर फॉगी होगा तो नेविगेशन में दिक्कत होगा, नहीं समझे? अरे शिप जा रही है बेटा, शिप जा रही है तो वहां पे वेदर अगर फॉगी हो गया, धुआं जैसा हो जाता है, तो क्या वहां शिप जाएंगे? शिप नहीं जाएंगे तो क्या डिस्टरबेंस होगा? नहीं होगा। और डिस्टरबेंस नहीं होगा तो ये भी तो बेस्ट कंडीशन है फिशिंग के लिए भाई, वहां पे मछली ज्यादा मिलेगी। शिप विप चलती है तो डिस्टरबेंस होता है तो मछलियां कम हो जाती है। तो इसीलिए जहां पे वार्म कोल्ड करंट मिलती है तो बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो यहाँ पर बेटा, ये जो जगह दिख रही है ना, ये जापान है। क्या है ये? जापान। तो जापान के बगल में आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक करंट मिल रही है, यहाँ पे करंट आ रही है। एक सेकेंड, ये करंट आ रही है ऊपर से, ओयाशियो करंट, और यहाँ पर देखो ये कुरोशियो करंट। तो बेटा ये देखो ओयाशियो करंट और कुरोशियो करंट यहाँ पे मीट हो रही जापान के पास में, और इसकी वजह से यहाँ का पानी नरम और फॉगी हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मछलियां मिलती है, ध्यान देना बेटा। और देखो थोड़ा सा करंट वगैरह के बारे में, जो इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक में लिखा है उसके बारे में देखो। एक करंट लेब्राडोर करंट यहाँ पे लिखा हुआ है। लेब्राडोर करंट जो है ये कोल्ड करंट, येलो जो ब्लू कलर में है वो कोल्ड है और रेड कलर में वार्म है। तो लेब्राडोर करंट देख लो ऊपर से नॉर्थ पोल की तरफ से आ रहा है, तो इसलिए ठंडी या कोल्ड करंट है। और देखो जो इक्वेटर वाला जो हिस्सा है ना, ये देखो यहाँ पर, तो इक्वेटर पे आपको रेड रेड ही दिख रहा है। तो अगर इक्वेटर के नॉर्थ में है तो इसको कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और नीचे है तो कहते हैं इसको साउथ इक्वेटोरियल करंट। और कौन सी याद करनी है? एक दो यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर एक कंट्री है ब्राजील, है ना। यहाँ पे यहीं पर वो एक अमेजोन रिवर था, दिखाया था आपको पिछली वीडियो में। तो इस करंट का नाम है बच्चों ब्राजीलियन करंट। इस करंट का नाम क्या? ब्राजीलियन। और ये एक हॉट करंट है। तो एक लेब्राडोर करंट ये कोल्ड करंट है, ब्राजीलियन करंट ये एक हॉट करंट है। अगर इंडिया में देखो तो यहाँ पर कोई नाम वाम नहीं है। इक्वेटोरियल करंट तो आपकी गर्म या फिर हॉट करंट होती है। और अगर आपको एक दो और याद करना है तो ये वाला देख लो बेटा, ये हम्बोल्ट या फिर पेरू करंट होता है, और ये ठंडी वाली या फिर कोल्ड करंट है बेटा। ये इसकी वजह से ये वाला जो हिस्सा है ना इस साउथ अमेरिका का, ये डेजर्ट वाला हिस्सा है। इस डेजर्ट का नाम है अटाकामा डेजर्ट। बहुत ज्यादा एकदम ड्राईएस्ट प्लेस है, एकदम ड्राई, सूखा, कोई नहीं रहता एकदम, ठीक है। यूजुअली जो कोल्ड करंट है आपको वेस्ट साइड में दिखती है बेटा। कोल्ड करंट देखो, अगर इस तरीके से देखो, कॉन्टिनेंट के इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, उधर साउथ होता है। तो बच्चों ये देखो, वेस्ट में ही आपको ठंडी वाली दिखेगी और ईस्ट में आपको गर्म वाली दिखेगी। माने आप याद भी रख सकते हो, इधर आपको दिखेगी यूजुअली आपको कोल्ड करंट वेस्ट में और हॉट करंट ईस्ट में। जरा नजर पड़वा देते हैं सो दैट कि आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ सही में। देखो जैसे कि ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका के वेस्ट में देख लो आपको कोल्ड दिखा, और इधर देखो सब हॉट है। ये देखो ये साउथ अमेरिका, देखो ये हॉट दिखा, इधर कोल्ड दिखा। ये देखो नॉर्थ अमेरिका, देखो इधर हॉट और इधर कोल्ड। आ जाओ बेटा, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया, इधर देखो कोल्ड और इधर देखो हॉट। तो समझ में आ गया कि वेस्ट साइड में आपको दिखेगा कोल्ड करंट और ईस्ट साइड में दिखेगा आपको हॉट करंट।
और एक दो करंट जैसे लेब्राडोर करंट एक बुक में पढ़ोगे, जो नाम है वो याद करना है सारे, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, सारा थोड़ी ना याद करना है। तो जैसे कि पेरू करंट, हम्बोल्ट करंट, कैनरी करंट, लेब्राडोर करंट, बहुत सारी करंट है, ठीक है। तो अब बेटा ये चैप्टर आपका अभी तो हो गया, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और फटाफट और चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। ये वाले ट्रिक था। The process by which water continuously change in its form and circulate between ocean, atmosphere and land. इसको क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर। तो ये आप खुद से कमेंट में बताओगे कि बेटा इसका क्या आंसर है। मैं जानना चाहूंगा कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन करंट। ओशियन करंट ऊपर जाना नीचे जाना, दिन में कितनी बार? 2 बार। इसी को क्या कहते हैं बेटा? टाइड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं। जरा मैच द फॉलोइंग देखते हैं। तो बेटा देखो ये लार्जेस्ट लेक, तो लार्जेस्ट लेक ओशियन करंट, सुनामी, टाइड, कैस्पियन सी, टाइड, सुनामी। पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं टाइड नहीं, पीरियड। सुनामी हो सकता है बेटा इसका। स्ट्रॉन्ग सीस्मिक वेव्स, स्ट्रॉन्ग सीस्मिक वेव की वजह से क्या आएंगे? एक सेकेंड, स्ट्रॉन्ग सीस्मिक वेव्स की वजह से सुनामी आती है, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। टाइड हो गया, ओके। ओशियन करंट, ओशियन करंट हो गया, पीरियोडिक राइज, लार्जेस्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग द डेफिनेट, हाँ ये वाला, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग द डेफिनेट पाथ। और बेटा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी बेटा ये लार्जेस्ट लेक हो गया। टाइड, टाइड पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, यही है। मतलब सबका सामने सामने ही था, फालतू में मैं सोच रहा हूँ। तो ये इस तरीके से ये चैप्टर हमारा वाटर चैप्टर भी खत्म होता है। अब आपका बस बेटा एक चैप्टर बचा है और आपकी जियोग्राफी खत्म 7th क्लास की। तो मजा आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए। थैंक यू बेटा।